करने का प्रयास किया। आज उससे आगे हम बढ़ेंगे और हम जो अग्र बायस और पश्च बायस में जो अभिनीति हमें प्राप्त होती है, जो वोल्टेज के परिवर्तन से विद्युत धारा में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन की हम चर्चा करेंगे। ये जो परिवर्तन को बताने वाला ग्राफ है, इसे अभिलाक्षणिक वक्र कहा जाता है। किसी भी डायोड के लिए अगर ये प्रश्न आता है कि इसके अभिलाक्षणिक वक्र बनाइए, अभिलाक्षणिक बताइए, तो अभिलाक्षणिक का अभिप्राय डायोड के लक्षणों से है, डायोड के गुणों से है। डायोड के गुणों में परिवर्तन करने पर, किसी एक गुण में परिवर्तन करने पर अन्य गुणों में होने वाले परिवर्तन से है। तो यहां पर हम अभिलाक्षणिक की जब बात करेंगे तो अभिलाक्षणिक का अभिप्राय डायोड की, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, डायोड की जो अवक्षय परत है उसकी वोल्टता में होने वाले परिवर्तन या वोल्टता में किए जाने वाले परिवर्तन के सापेक्ष जो विद्युत धारा में परिवर्तन होता है उस परिवर्तन से। हालांकि इसके बारे में डिटेल में हमने कल पढ़ लिया था, लेकिन एक बार और फिर हम इसको दोहराएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब भी किसी डायोड को, मान लीजिए ये एक डायोड है हमारे पास में, ये इसका पी सिरा है और ये इसका एन सिरा है। अगर हम इसका अग्र अभिलाक्षणिक निकालना चाहते हैं तो डायोड को आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात तो डायोड से बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए आपको इसके श्रेणी क्रम में एक अमीटर जोड़ना पड़ेगा जो मिली एम्पियर कोटि का होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, इस डायोड की जो वोल्टता है, डायोड की जो वोल्टता है, इसके सिरों की जो वोल्टता है, उस वोल्टता को नापने के लिए आपको एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा जो इस डायोड के पासर क्रम में होना चाहिए। तो ये एक वोल्ट मीटर हमने लगा दिया। ठीक है। अब डायोड को अगर आपको इस डायोड को अगर आपको वोल्टेज देना है, कोई ना कोई वोल्टेज देना पड़ेगा, तो उसके लिए हम इसके सापेक्ष बैटरी लगाएंगे। ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा बनाने के लिए इस तरह बना देता हूं। ये एक मिली एमीटर लग गया, एक वोल्ट मीटर लग गया, थोड़ा सा सही से दिख जाए। तो आपको एक बैटरी लगानी होगी। बैटरी इस प्रकार से लगानी होगी कि जो पी सिरा है डायोड का, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े, और जो एन सिरा है बैटरी का, वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े। ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, ये जो एन सिरा है ये नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन जो बैटरी का वोल्टेज है, वो बैटरी का जो वोल्टेज है वो परिवर्तनशील होना चाहिए। बैटरी का वोल्टेज वजह से हम ये कहेंगे कि बैटरी के वोल्टेज को परिवर्तित करने के लिए हमें यहाँ पर एक धारा नियंत्रक का उपयोग करना पड़ेगा। ये एक धारा नियंत्रक का उपयोग मैं कर देता हूं। यहाँ पर हमने एक धारा नियंत्रक लगा दिया है, ये धारा नियंत्रक लगा दिया है और इसके एक सिरे को यहाँ पर हमने अटैच कर दिया है। ये सिरा जो हम अटैच कर रहे हैं, ये सिरा ये बताता है कि जो भी बैटरी पहुंचाया जाना है वो कम ज्यादा किया जाएगा। तो ऐसी इस बैटरी के द्वारा वोल्टेज दिया जा रहा है वो भी आगे जो है वो कम ज्यादा पहुंचेगा। तो अभिलाक्षणिक वक्र बनाने के लिए हमें सबसे जरूरी क्या है? इसका सर्किट जरूरी है। ये सर्किट पीछे भी दिखाया गया है, आप यहाँ भी देख सकते हो। ये अभिलाक्षणिक वक्र बनाने के लिए सर्किट है। बस फर्क इतना सा है इस सर्किट में और जो मैंने सर्किट बनाया, उस सर्किट की, मैंने जो सर्किट बनाया है इसी सर्किट को अगर आप थोड़ा सा घुमा दो, इसी सर्किट को अगर आप घुमा दोगे तो आपके पास में अभिलाक्षणिक वक्र के लिए सर्किट आ जाएगा। ये अग्र अभिनीति का सर्किट है और ये पश्च अभिनीति का सर्किट है। अग्र अभिनीति में आप देख रहे हो कि जो प्लस सिरा है वो बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ा हुआ है और जो माइनस सिरा है वो डायरेक्टली माइनस सिरे से जुड़ा हुआ है। हमने जो यहां पर ये जो प्रतिरोध लगाया है ये एक्चुअल में धारा नियंत्रक है। धारा नियंत्रक का प्रतिरोध जब बढ़ता है या घटता है तो प्रतिरोध के बढ़ने या घटने से जो बैटरी में प्रवाहित विद्युत धारा है, यानी हम ये कहें बैटरी के कारण जो प्रवाहित विद्युत धारा है या बैटरी के द्वारा जो विभवांतर इस पर आरोपित होगा डायोड पर, उस विभवांतर में परिवर्तन होता है। और जो भी परिवर्तन होगा विभवांतर में, यानी जो विभवांतर इस डायोड पर आरोपित होगा, उसे वोल्ट मीटर से नापा जा सकता है इसके समांतर क्रम में लगा करके।
समांतर क्रम में लगाने का कारण क्या है? क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टता बराबर होती है, यानी डायोड के सिरों पर जो वोल्टता होगी वही वोल्टता इस वोल्टमीटर में भी नापी जा सकेगी। इसी प्रकार से जो डायोड से धारा प्रवाहित होगी वो धारा एमीटर में नापी जा सकेगी, इसलिए डायोड के श्रेणी क्रम में हमने एक एमीटर लगा दिया है। कल हमने पढ़ा था और आज फिर एक बार मैं दोहरा देता हूं, एक बार फिर से दोहरा देता हूं इस बात को मैं, कि मान लीजिए एक डायोड है हमारे पास में और ये डायोड का पी सिरा है, ठीक है, ये इसका एन सिरा है, ये बीच में एक अवक्षय परत है। ये जो अवक्षय परत है, इस अवक्षय परत में एन साइड में धनात्मक आवेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है पी एन से पी की ओर, जिसे हम इस डिप्लीशन लेयर का विद्युत क्षेत्र कहते हैं वीईडी, और इसका जो विभव होता है उसे हम कहते हैं रोधी का विभव वीडी। जब इस पी सिरे को प्लस से और एन सिरे को माइनस सिरे से जोड़ा जाता है तो जो बैटरी का वोल्टेज है यानी बैटरी का जो विद्युत क्षेत्र है वो डिप्लीशन लेयर यानी अवक्षय परत के विद्युत क्षेत्र के ठीक विपरीत होता है, और इस वजह से जैसे जैसे बैटरी का वोल्टेज बढ़ाया जाता है ठीक वैसे वैसे डिप्लीशन लेयर का जो वोल्टेज है वो कम होने लगता है। डिप्लीशन लेयर का जो प्रभावी वोल्टेज है वो कम होने लगता है, प्रभावी विद्युत क्षेत्र जो है वो कम होने लगता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अवक्षय परत का प्रभाव कम होने लगता है। जब अवक्षय परत का प्रभाव कम होने लगता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो अवक्षय परत है उसकी मोटाई कम हो जाती है। देखिए मोटाई कम होने का, फिर से मैं एक बात फिर से ये बोल रहा हूँ कि मोटाई कम होने का मतलब और मोटाई बढ़ने का मतलब इसके प्रभाव क्षेत्र का कम हो जाना है। तो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, सिलिकॉन और जर्मेनियम में ये जो वोल्टेज है जिसको हम कहते हैं कि जो डिप्लीशन लेयर का जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को का जो मान होता है ये सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए जो होता है ये होता है 0.3 वोल्ट। ठीक है, अब होगा क्या बच्चों कि जब हम अग्र बायस की बात कर रहे हैं तो जो डिप्लीशन लेयर है अवक्षय परत का वोल्टेज है यानी विभव पात है वो 0.3 वोल्ट है। ठीक है, किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। और 0.7 वोल्ट है किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। यानी कि ये जो 0.7 वोल्ट है ये बहुसंख्यक आवेश वाहकों को संधि स्थल को पार करके जाने से रोकता है। ठीक है, अब अगर हम बैटरी के द्वारा वोल्टेज आरोपित करें और उस वोल्टेज का मान 0 वोल्ट हो तो हम कहेंगे कि डिप्लीशन लेयर जो है उसका विद्युत क्षेत्र इस 0.7 वोल्ट के अकॉर्डिंग जितना भी होगा वो प्रभावी होगा, और डिप्लीशन लेयर का वोल्टेज प्रभावी होगा, डिप्लीशन लेयर का विद्युत क्षेत्र प्रभावी होगा, अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र प्रभावी होगा। तो ऐसी स्थिति में जो डिप्लीशन लेयर का विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में बल लगाएगा आवेशों पर उसी दिशा में जो आवेश है वो गति करेंगे। और हमने कल भी देखा था कि डिप्लीशन लेयर का जो विद्युत क्षेत्र है, जो विभव है, वो पी साइड के हॉल को संधि की ओर जाने से और एन साइड के इलेक्ट्रॉन को संधि की ओर जाने से रोकता है, और इस वजह से कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन अगर हम बैटरी के द्वारा आरोपित वोल्टेज को बढ़ाएं और बढ़ा करके 0.2 वोल्ट कर दें तो बैटरी का जो विद्युत क्षेत्र है वो भी बढ़ जाता है। बैटरी का विद्युत क्षेत्र बढ़ जाने की वजह से जो डिप्लीशन लेयर का विद्युत क्षेत्र है यानी अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र, बैटरी का विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विपरीत होने के कारण जो प्रभावी विद्युत क्षेत्र है उसमें कमी आ जाती है, यानी हम ये कह सकते हैं एक तरीके से जो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव है वो कम हो जाता है। विद्युत क्षेत्र का प्रभाव कम होने का एक अभिप्राय ये भी है कि जो डिप्लीशन लेयर है उस डिप्लीशन लेयर की जो मोटाई है वो कम हो जाती है। डिप्लीशन लेयर की मोटाई जब कम हो जाएगी तो ऐसी अवस्था में हम ये कहेंगे कि डिप्लीशन लेयर पहले जितनी सक्षम नहीं रहेगी। डिप्लीशन लेयर जो है वो हॉल और इलेक्ट्रॉन को रोकने में पहले जितनी सक्षम नहीं रहेगी, और जो उच्च गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन है, जो उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, अब आप कहोगे कि उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन तो पहले भी होंगे, लेकिन पहले जो इलेक्ट्रॉन थे या पहले जो हॉल थे उनकी गतिज ऊर्जा मान लीजिए 8 जूल थी। ठीक है, और इनको इस संधि स्थल को पार करने के लिए 10 जूल ऊर्जा की आवश्यकता थी। मान लीजिए कि वो 2 जूल ऊर्जा ये जो बैटरी का जो वोल्टेज है, बैटरी का जो विद्युत क्षेत्र है उससे हमें प्राप्त हो गई। अब आप सोचोगे बैटरी के विद्युत क्षेत्र से कैसे प्राप्त हो गई भाई? तो बैटरी का अगर हम विद्युत क्षेत्र देखें तो बैटरी का जो विद्युत क्षेत्र है वो होता है पी सिरे को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, एन सिरे को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, तो बैटरी का विद्युत क्षेत्र पी से एन की ओर होता है। यानी ये भी
उस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन और हॉल पर बल लगा रहा है। हॉल पर बल किस ओर लगा रहा है? हॉल पर अपनी दिशा में बल लगाएगा, यानी कि अवक्षय परत की ओर, और इलेक्ट्रॉन पर अपने विपरीत, यानी इलेक्ट्रॉन पर भी अवक्षय परत की ओर। एन साइड के इलेक्ट्रॉनों पर जो है वो एन से पी की ओर बल लगाता है, और पी साइड के हॉल पर पी से एन की ओर बल लगाता है। तो ये जो बैटरी का वोल्टेज है वो इन हॉल और इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देता है एक तरीके से। अवक्षय परत तो रोकती है और ये है ये ऊर्जा दे रहा है। तो क्या होगा, जो उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन है जिनकी ऊर्जा पहले पर्याप्त नहीं थी, उनको अतिरिक्त ऊर्जा मिल गई है, और अतिरिक्त ऊर्जा मिलने के कारण ये अब इस संधि स्थल को पार करके चले जाते हैं। एक तरीके से हम इसको दो तरीके से कह सकते हैं। या तो आप इसे यूं कह दीजिए कि एक दीवार थी जिसको तोड़ करके कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा पा रहा था, लेकिन कुछ देर बाद में उन व्यक्तियों ने कुछ ऐसा किया कि उनमें से कुछ व्यक्ति उस दीवार को तोड़ करके चले गए। अब आप इसे दो तरीके से कह सकते हो। या तो ये कह सकते हो कि उन व्यक्तियों की ऊर्जा बढ़ गई, और या ये कह सकते हो कि दीवार की मोटाई कम हो गई, पर इतनी भी कम नहीं हुई कि सारे के सारे व्यक्ति उसे तोड़ पाए। केवल वो व्यक्ति जो बलिशाली थे वही उसे तोड़ पाए। तो दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हो। अक्षय परत की मोटाई कम हो गई, या तो ये कह दीजिए, या ये कह दीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन हॉल है और उनकी ऊर्जा बढ़ गई है, तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन हॉल जो है वो गतिशील हो जाएंगे और उनके कारण धारा बहेगी। अब अगर मैं इस वोल्टेज को बढ़ा करके 0.4 वोल्ट कर दूं, तो हम ये कह सकते हैं कि अवक्षय परत की मोटाई और कम हो जाएगी, क्योंकि ये विरोधी विभवांतर है, ये विरोधी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। अवक्षय परत का जो विद्युत क्षेत्र है उसके ठीक विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, यानी ये प्रभावी विद्युत क्षेत्र को कम कर देगा। तो धारा और बढ़ेगी, यानी और इलेक्ट्रॉन और हॉल संधि को पार करके जाएंगे। हम इसको 5 कर दें, 6 कर दें, 7 कर दें, 0.7 जब करेंगे हम, तो ये जो 0.7 और 0.7 है ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो क्या होगा, इस स्थिति में जो विद्युत धारा है उसका मान हमारे पास में उन इलेक्ट्रॉन और हॉल के कारण आएगा जिनकी खुद की कोई ना कोई ऊर्जा है, वो इसको पार करके चले जाएंगे। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन और हॉल जिनकी कोई खुद की कोई गतिज ऊर्जा नहीं है, वो अभी भी ना तो पी साइड से एन साइड में जा सकते और ना एन साइड से पी साइड में। अब आप सोच रहे होंगे इनकी खुद की गतिज ऊर्जा क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हॉल और इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकने के लिए उस पदार्थ में पी साइड में हॉल को जाने से रोकने के लिए नेगेटिव आवेश विद्यमान है, और इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकने के लिए एन साइड में पॉजिटिव आवेश विद्यमान है। पॉजिटिव आवेश इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने दे रहा है, और नेगेटिव आवेश जो है वो हॉल को नहीं जाने दे रहा है। ठीक है। और अब जो प्रभावी बल है, जो प्रभावी विद्युत क्षेत्र है, वो भी 0 है, यानी कि ना तो वो हॉल को धक्का दे सकता है ना वो इलेक्ट्रॉन को धक्का दे सकता है। ठीक है। लेकिन हम अगर विद्युत क्षेत्र का मान या वोल्टा का मान, जो बैटरी की वोल्टा उसका मान 0.7 से थोड़ा सा भी अगर बढ़ा, जैसे 0.8 कर दिया, ठीक है, और जो विरोधी विद्युत क्षेत्र यानी कि डिप्लीशन लेयर का विद्युत क्षेत्र है या डिप्लीशन लेयर का जो वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट है, तो अब किसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा प्रभावी होगा? बैटरी का विद्युत क्षेत्र ज्यादा प्रभावी होगा। टोटल विद्युत क्षेत्र, टोटल जो वोल्टेज है वो तो 0.1 वोल्ट ही आएगा, लेकिन किसकी दिशा में आएगा? बैटरी की दिशा में आएगा, यानी प्रभावी विद्युत क्षेत्र भी अब बैटरी की विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। इससे फायदा क्या होगा? विद्युत क्षेत्र का मान अब शून्य नहीं है, प्रभावी विद्युत क्षेत्र का मान अब शून्य नहीं है। तो जो भी इसका मान है उस मान के कारण एक बल लगेगा, और उस बल की दिशा इस विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करेगी। क्योंकि प्रभावी विद्युत क्षेत्र की दिशा बैटरी के विद्युत क्षेत्र की दिशा में यानी पी से एन की ओर है, यानी कि हॉल पर पी से एन की ओर बल लगेगा, क्योंकि हॉल पॉजिटिव आवेश है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर एन से पी की ओर बल लगेगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अब वो हॉल और इलेक्ट्रॉन जिनकी कोई हम कह सकते हैं एक प्रकार से गतिज ऊर्जा नहीं थी, शून्य गतिज ऊर्जा थी, वो हॉल और इलेक्ट्रॉन को भी इस बैटरी के वोल्टेज के कारण एक गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, और वो तेजी से इस संधि स्थल को पार करके चले जाएंगे और एकाएक धारा का मान बढ़ जाएगा। ये जो वोल्टेज है जहां पर विद्युत धारा का मान एकाएक बढ़ता है, इसे कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज, इसे या तो नी वोल्टा या कट इन वोल्टा कहते हैं। कुछ लोग इसको कट ऑफ वोल्टेज भी कह देते हैं, कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है। नी वोल्टेज क्यों कह रहे हैं? अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे, अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो ग्राफ ऐसा है बच्चों, देखो ये ऐसा है। ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं,
अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये थोड़ा सा ऐसा प्राप्त होता है। अगर आप ध्यान दो तो बैठी हुई अवस्था में ये जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा घुटने से नीचे, ये वाला जो हिस्सा है ये, इसको हम घुटना माने पांव का, और इस वाले हिस्से को हम पांव का निचला हिस्सा, और इसे हम घुटने के ऊपर का हिस्सा यानी जांग वाला हिस्सा माने, तो ये हिस्सा जो है वो घुटने के तरह वर्क कर रहा है। अगर मैं इसको पूरा पांव मानता तो ये हिस्सा कौन सा होता? घुटने वाला हिस्सा, और घुटने को हम अंग्रेजी में कहते हैं नी। ठीक है, तो ये वो वोल्टेज है जहां पर जैसे घुटना जो होता है उसके बाद में एकाएक स्लोप चेंज हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से नी वोल्टेज के बाद में एकाएक स्लोप का मान चेंज हो रहा है, इसलिए इसको नी वोल्टेज भी कहा जाता है, नी वोल्टा भी इसको कहा जाता है, जिसकी परिभाषा पीछे भी दी गई है, विभव प्राचीर आगे दी जाएगी, सॉरी, नी वोल्टेज इसको कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब पश्च अभिनीति में क्या होता है? तो अग्र अभिनीति में तो क्या हुआ कि अवक्ष परत की चौड़ाई बढ़ गई। पश्च अभिनीति या पश्च बायस में जब हम अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करते हैं तब क्या होता है? पश्च अभिनीति में ये पीएन संधि डायोड है, ठीक है, इसमें जो अवक्ष परत है उसका विद्युत क्षेत्र एन से पी की ओर है, और जो पी सिरा है उसको नेगेटिव से और एन सिरे को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, जिससे जो बैटरी का विद्युत क्षेत्र है वो भी उसी दिशा में प्राप्त होता है जिस दिशा में अवक्षय परत यानी कि विभव रोधिका का विभव प्राप्त होता है। और इससे क्या नुकसान होता है? इससे नुकसान ये होता है, या हम कहें फायदा या नुकसान जो भी कहो, जैसे जैसे बैटरी का वोल्टेज, जब हम कहें बैटरी का वोल्टेज 0 है तो उस स्थिति में जो प्रभावी विद्युत क्षेत्र है वो अवक्षय परत के कारण होता है, और अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र पी साइड के हॉल को एन साइड में जाने से रोकता है, और एन साइड के इलेक्ट्रॉनों को पी साइड में जाने से रोकता है। लेकिन बैटरी का विद्युत क्षेत्र बढ़ाने पर जो प्रभावी विद्युत क्षेत्र उसके मान में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि डिप्लीशन लेयर का विद्युत क्षेत्र 3 न्यूटन प्रति कूलाम है और बैटरी का विद्युत क्षेत्र 0 है। अब 0 से बढ़ा करके 2 कर दो तो टोटल विद्युत क्षेत्र हो जाएगा 5 न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि बैटरी का विद्युत क्षेत्र जो है वो अवक्षय परत के विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। यानी एक तरीके से बैटरी का वोल्टेज बढ़ाने पर अवक्षय परत के प्रभावी विद्युत क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं एक प्रकार से कि अवक्षय परत के प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। यानी एक प्रकार से मैं ये भी कह सकता हूं कि अवक्षय परत को अगर मैं एक दीवार मानूं तो दीवार की मोटाई जो है वो बढ़ जाती है। मोटाई बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि दीवार पीछे खिसक गई है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये जो विद्युत क्षेत्र है इसका प्रभाव बढ़ गया है, इसका प्रभाव बढ़ गया है। ठीक है, तो प्रभाव बढ़ने के कारण क्या होगा? जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है वो संधि स्थल को पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन पी साइड के जो इलेक्ट्रॉन है उन पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगेगा जो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। विद्युत क्षेत्र तो है एन से पी की ओर यानी बाईं ओर, और जो बल लग रहा है वो लग रहा है दाईं ओर, किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस संधि स्थल को पार करके चले जाएंगे। इसी प्रकार से जो हॉल है उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। विद्युत क्षेत्र लग रहा है एन से पी की ओर, तो हॉल पर भी बल लगेगा एन से पी की ओर, यानी एन साइड के जो हॉल होंगे वो भी संधि स्थल को पार करके चले जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक है उनकी वजह से अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो है वो इस संधि स्थल को पार करके चले जाएंगे, और उसके कारण एक हम कह सकते हैं विद्युत धारा बहेगी जिसका मान प्रारंभ में तेजी से बढ़ता है। और जब इस विद्युत क्षेत्र का मान यानी वोल्टेज का मान इतना ज्यादा हो जाता है कि अधिकांश अल्पसंख्यक आवेश वाहक संधि स्थल को पार कर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस विद्युत धारा का मान कांस्टेंट हो जाता है। इसे प्रतीप धारा या प्रतीप संतृप्त धारा कहते हैं। इसे प्रतीप संतृप्त धारा या उत्क्रम संतृप्त धारा या पश्च संतृप्त धारा कहते हैं। अब अगर वोल्टेज का मान बढ़ाया जाए तो एक अवस्था ऐसी आती है जिसके पश्चात जो इलेक्ट्रॉन और हॉल है, जो इलेक्ट्रॉन पी से एन की ओर या जो हॉल है वो एन से पी की ओर जब गति करते हैं तो वोल्टेज का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से कुछ ऐसी अवस्थाएं प्राप्त होती है जिससे नए इलेक्ट्रॉन और हॉल यानी नए सहसर्जी बंध टूटने लगते हैं। दोनों तरफ पी साइड में भी सहसर्जी बंध टूटने लगते हैं और एन साइड में भी सहसर्जी बंध टूटने लगते हैं। इससे पी साइड में इलेक्ट्रॉन और हॉल दोनों का निर्माण होता है, एन साइड में भी इलेक्ट्रॉन और हॉल दोनों का निर्माण होता है। पर अब इनमें से अगर मैं पी साइड के हॉल की बात करूं तो वो तो संधि स्थल को पार करके जा ही नहीं सकते।
एन साइड के इलेक्ट्रॉनों की बात करूं तो वो भी संधि स्थल को पार करके नहीं जा सकते, क्योंकि अवक्षय परत और बैटरी का विद्युत क्षेत्र इनको जाने से रोक रहा है। लेकिन पी साइड के जो इलेक्ट्रॉन है वो संधि स्थल को पार करके दूसरी ओर चले जाते हैं, और एन साइड के जो हॉल है वो भी संधि स्थल को पार करके दूसरी ओर चले जाते हैं। अगर ये जो सहसंयोजी आबंध, जो नए सहसंयोजी आबंध टूटे, ये बहुत बड़ी मात्रा में टूटे, तो बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉन और हॉल जनरेट होंगे, जिससे जो विद्युत धारा है उसका जो मान है वो एकाएक बढ़ जाएगा। एकाएक बढ़ने से जो डायोड है उसका ताप भी बढ़ जाता है, और डायोड जो है वो जल करके क्षतिग्रस्त हो जाता है। ये जो अवस्था है जिसमें विद्युत धारा का मान एक वोल्टेज के बाद में तेजी से अचानक से बढ़ जाता है, इस अवस्था को हम डायोड के भंजन की अवस्था कहते हैं। डायोड के भंजन की अवस्था कहते हैं, ठीक है। इसे हम डायोड के भंजन की अवस्था कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो ग्राफ हमें प्राप्त हो रहा है, इसमें जो वोल्टेज और धारा में परिवर्तन को बता रहा है, इसको भी हम अभिलाक्षणिक वक्र कहेंगे उत्क्रम के लिए। ये धारा I है, ये वोल्टेज V है। पश्च बायस में जो विद्युत धारा हमें प्राप्त होती है वो माइक्रो एम्पियर कोटि की प्राप्त होती है, क्योंकि अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्राप्त हो रही है। अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या बहुत कम है, इसलिए इस धारा का मान भी बहुत कम प्राप्त होता है। तो ये यहां से हमने दोनों अभिलाक्षणिक वक्रों को समझा है। दोनों अभिलाक्षणिक वक्रों को समझने का हमने प्रयास किया है। हमने देखा कि अग्र बायस में जो अवक्षय परत है उसकी मोटाई बढ़ जाती है, और जो घट जाती है, जबकि उत्क्रम बायस में जो अवक्षय परत है उसकी मोटाई बढ़ जाती है। अब देखिए बच्चों, अगर हम पीएन संधि अभिलाक्षणिक वक्र को एक साथ बनाना चाहें तो वो कुछ इस प्रकार का बनता है। हमने देखा कि अग्र बायस में पहले विद्युत धारा का मान धीमे बढ़ता है और फिर एकाएक बढ़ने लगता है। ये धारा I है, ये वोल्टेज V है। और पश्च बायस में पहले तेजी से बढ़ता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, और फिर भंजन की अवस्था में एकाएक बढ़ने लगता है। तो ये जो ग्राफ है ये पीएन संधि का अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। एक और बात है कि पीएन संधि डायोड में अगर हम विद्युत धारा का मान निकालना चाहें तो विद्युत धारा का मान जो है वो इस सूत्र से निकाला जा सकता है, I बराबर IS एक्सपोनेंशियल QV अपॉन KT माइनस 1। ये जो एक्सपोनेंशियल है, इस एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, ये जो QV अपॉन KT है वो E की घात के रूप में दिया हुआ है। E को हम एक्सपोनेंशियल को शॉर्ट में E कहते हैं, ठीक है। पर ये ध्यान रखना, जब आप E लिखो तो इसको घात के रूप में लिखना, और एक्सपोनेंशियल लिखो तो घात के रूप में लिखने की बजाय सीधे लिख दो इसको गुणा के रूप में। ये जो लिखा हुआ है गुणा के रूप में, ये एक्चुअल में घात ही है, लेकिन इसको लिखने का तरीका चेंज हो जाता है जब हम पूरा एक्सपोनेंशियल लिखते हैं तो, ठीक है। अब अगर हम इसमें अगर अभिनीति की बात करें तो अगर अभिनीति में क्या होता है बच्चों कि जो QV अपॉन KT जो है उसका मान यानी वोल्टेज का मान भी ज्यादा होता है, और उसके कारण अधिक आवेश प्रवाहित होते हैं। तो V का मान भी धनात्मक होता है, और V का मान धनात्मक होगा तो एक्सपोनेंशियल, हम अगर अभिनीति में देखें तो V का मान धनात्मक होगा, V का मान धनात्मक होगा तो QV अपॉन KT का मान भी धनात्मक आएगा, यानी E का जो मान है वो भी धनात्मक आएगा। दूसरी बात है, चूंकि बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा बहती है तो Q का मान भी उच्च होता है और धारा का मान भी उच्च होता है, ठीक है। धारा का मान उच्च होने के कारण और ये जो एक्सपोनेंशियल अपॉन QV अपॉन KT है इसका मान अगर अभिनीति में हमें अधिक प्राप्त होता है, इसलिए ये जो 1 है इसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है। इसे नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, नेग्लेक्ट करने पर धारा का जो मान है वो आ जाएगा I बराबर IS एक्सपोनेंशियल QV अपॉन KT, यानी कि जो विद्युत धारा है वो एक्सपोनेंशियल QV अपॉन KT के रूप में चेंज होगी। मतलब इसका जो ग्राफ होगा वोल्टता और धारा के मध्य जो ग्राफ होगा वो चरघातांकी ग्राफ होगा। और चरघातांकी ग्राफ कैसा होता है, जिसमें पहले धीमे परिवर्तन हो और फिर तेजी से परिवर्तन हो, ये पॉजिटिव चरघातांकी ग्राफ है। और अगर नेगेटिव आ जाए तो पहले तेजी से परिवर्तन होता है फिर धीमे परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का अंतर है। तो यहां पर हम कह सकते हैं इस तरह का ग्राफ हमें प्राप्त होगा। अगर मैं पश्च बायस की बात करूं तो पश्च बायस में जो वोल्टता है उसका मान ऋणात्मक होता है, और ऋणात्मक होने की वजह से हम कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल QV
अपॉन केटी में जो v है उसका मान ऋणात्मक होगा, तो ये जो मान है माइनस में प्राप्त होगा, माइनस में प्राप्त होगा, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ई की पावर क्यूवी अपॉन केटी। तो क्यूवी अपॉन केटी का मान तो उच्च होता है, इससे ई की पावर क्यूवी अपॉन केटी का मान भी उच्च आएगा, लेकिन इसका हम 1 में भाग दे रहे हैं, यानी इस पूरी राशि का मान निम्न आएगा। तो ऋणात्मक घात होने के कारण इस राशि का मान बहुत छोटा प्राप्त होता है, और अगर छोटा प्राप्त होगा तो हम 1 की बजाय अब क्या करेंगे, पहले हमने 1 को नेग्लेक्ट किया था, अब हम एक्सपोनेंशियल क्यूवी अपॉन केटी को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहां से एक्सपोनेंशियल क्यूवी अपॉन केटी को नेग्लेक्ट कर दो तो ओनली 1 रह जाएगा माइनस का, तो आपके पास में आ जाएगा आई बराबर माइनस का आई एस, यानी कि जो विद्युत धारा है उसका मान लगभग कांस्टेंट आएगा, और दूसरी बात है कि ऋणात्मक आएगा। और ये हमने देखा भी है कि जो पश्च बायस है उसमें विद्युत धारा का मान लगभग कांस्टेंट आता है, केवल भंजन की अवस्था में ही इसका मान एकाएक चेंज होता है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। डायोड की अगर हम बात करें तो डायोड में आप देख रहे हो कि जो वोल्टा और धारा के मध्य का ग्राफ है वो रेखिक नहीं है, एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा। जब भी वोल्टा और धारा के मध्य का ग्राफ एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त नहीं हो तो समझ लीजिए कि ये एक ऐसी युक्ति है, ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें वोल्टा और विद्युत धारा के मध्य अगर हम संबंध निकालना चाहें तो विद्युत धारा वोल्टा के समानुपाती नहीं होगी, विद्युत धारा वोल्टा के समानुपाती नहीं होगी। जब वोल्टा और धारा के मध्य सीधा एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो तो समझ लो कि जो धारा है वो वोल्टा के समानुपाती है, यानी कि ये ओम के नियम की पालना करती है। और अगर ये ग्राफ सीधी रेखा नहीं हो तो वोल्टा धारा के समानुपाती नहीं होगी, यानी ये ओम के नियम की पालना नहीं करेगी। ऐसी युक्तियों को हम कहते हैं अनओमी युक्तियां, ऐसी युक्तियों को हम क्या कहते हैं, अनओमी युक्तियां। तो जो डायोड है उसमें वोल्टा और धारा के मध्य का ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त नहीं हो रहा है, हमको कैसी रेखा प्राप्त हो रहा है, वक्र रेखा। और वक्र रेखा प्राप्त कर हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वोल्टा जो है वो धारा के समानुपाती नहीं है, अनुक्रमानुपाती हो सकती है लेकिन समानुपाती नहीं हो सकती। अनुक्रमानुपाती और समानुपाती में अंतर क्या है, अनुक्रमानुपाती का मतलब है कि वोल्टा बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी, और समानुपाती का मतलब यह है कि वोल्टा जितने गुना बढ़ाएंगे धारा भी उतने गुना बढ़ेगी। लेकिन हमने देखा शुरुआत में धारा का मान धीमे बढ़ रहा है और बाद में तेजी से बढ़ रहा है, इसका मतलब ये समान अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं, और समान अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं तो ये ओम के नियम की पालना नहीं करती, इसलिए इसे हम अनओमी युक्ति कहते हैं। अब मान लो परीक्षा में छोटा क्वेश्चन आ जाए, क्या डायोड ओम के नियम की पालना करते हैं, तो हम कहेंगे नहीं करते हैं। मान लो इस तरह का प्रश्न आ जाए, डायोड इनमें से कौन सी युक्ति है, और ऑप्शन में दिया हुआ हो ओमी युक्ति, अनओमी युक्ति, ओमी व अनओमी युक्ति, और एक मान लो उसमें दे दिया जाएगी इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त सभी, तो आप कहेंगे अनओमी युक्ति। अनओमी युक्ति का मतलब जो ओम के नियम की पालना नहीं करे, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, जो ओम के नियम की पालना करे उनको हम कहते हैं ओमिक सब्सटेंस, और जो ओम के नियम की पालना नहीं करे उनको हम कहते हैं नॉन ओमिक सब्सटेंस। ठीक है, ओमिक सब्सटेंस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अनओमी युक्ति है। अब देखो एक और खास बात है कि जो ओम के नियम की पालना करते हैं उनका प्रतिरोध हमेशा कांस्टेंट रहता है, और जो ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं उनका जो प्रतिरोध है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि डायोड एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रतिरोध कांस्टेंट नहीं रहता है, डायोड का जो प्रतिरोध है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, इसलिए इसके जो प्रतिरोध है उसे हम कहते हैं गतिक प्रतिरोध। इसे हम क्या कहते हैं, गतिक प्रतिरोध। और गतिक प्रतिरोध का मतलब क्या है, ऐसा प्रतिरोध जिसका मान गतिशील हो यानी चेंज होता रहे, ऐसा प्रतिरोध जो चेंज होता रहे उसे हम गतिक प्रतिरोध कहते हैं। अग्रदिशिक बायस में जो इसका प्रतिरोध होता है उसे अग्र प्रतिरोध कहते हैं, और पश्च दिशिक बायस में जो इसका प्रतिरोध होता है उसे पश्च प्रतिरोध या उत्क्रम प्रतिरोध कहते हैं, या उत्क्रम गतिक प्रतिरोध कहते हैं। अगर बायस में जो वोल्टेज आरोपित किया जाता है उसे हम डेल वी एफ कहते हैं, और जो धारा में प्राप्त होती है उसे डेल आई एफ। एफ का मतलब फॉरवर्ड है जो अंग्रेजी में अग्र बायस को कहा जाता है, और रिवर्स बायस में हम इसको डेल वी आर और डेल आई आर के रूप में हम कहेंगे। तो देखते हैं, अगर मैं अग्रगतिक प्रतिरोध निकालना चाहूं तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा, आर एफ, यानी फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस बराबर वोल्टेज में परिवर्तन बटा धारा में परिवर्तन। अब देखो एक खास बात और है कि पहले जब हम प्रतिरोध निकालते थे तो कैसे आता था हमारे पास में V अपॉन आई, हम वहां पर परिवर्तन नहीं लेते थे, लेकिन अब परिवर्तन ले रहे हैं। क्यों, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पहले जब हम V अपॉन आई निकालते थे तो वो ओम की नियम पर आधारित युक्ति के लिए निकालते थे, जिनके लिए वोल्टेज और धारा का मान कांस्टेंट होता था, और वोल्टेज और धारा का मान कांस्टेंट होता था
तो इस वजह से इनकी परिवर्तन लेने की आवश्यकता नहीं थी। यहां पर परिवर्तन क्यों ले रहे हैं? परिवर्तन लेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये किस प्रकार से ओम के नियम से विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में RF आया है, ये प्रतिरोध है फॉरवर्ड बायस में, और फॉरवर्ड बायस में जो प्रतिरोध होता है उसका मान 1 ओम से लेकर के और 100 ओम के मध्य कुछ भी हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा 1 ओम से लेकर के 100 ओम के मध्य ही होगा। कभी कभी ये 1 ओम से कुछ कम या 100 ओम से कुछ ज्यादा भी हो सकता है। जैसे मान लो 120 ओम हो गया, तो ये मत समझ लेना कि ये फॉरवर्ड बायस के लिए नहीं आया है। ठीक है ना, ये आदर्श स्थितियों में बताए गए हैं, और जितने भी पदार्थ हम लेते हैं वो आदर्श पदार्थ नहीं होते। और अगर हम रिवर्स बायस में प्रतिरोध निकालना चाहें तो इसको हम कहेंगे RR, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस, और इसका मान कितना होगा? डेल VR अपॉन डेल IR, यानी कि रिवर्स बायस में वोल्टा में परिवर्तन बटा रिवर्स बायस में धारा में परिवर्तन। रिवर्स बायस में जो धारा होती है वो माइक्रो एम्पियर कोटि की होती है, यानी धारा का मान कम होता है, और जब हर की राशि कम हो तो टोटल राशि का मान हमेशा ज्यादा प्राप्त होगा। इसलिए रिवर्स बायस में जो प्रतिरोध है उसका मान बहुत उच्च होता है। रिवर्स बायस में प्रतिरोध का मान बहुत उच्च होता है क्योंकि धारा का मान बहुत कम आया है इसलिए, और इसका मान होता है लगभग 10 की घात 6 ओम के बराबर। ठीक है, 10 की घात 6 ओम तक हो सकता है, मतलब हमेशा 10 की घात 6 ही नहीं आएगा, इससे कम ज्यादा भी आ सकता है थोड़ा सा, लेकिन इस कोटि का आता है। ठीक है, अब हम जो आगे पढ़ेंगे उसको हम पढ़ेंगे उत्क्रम भंजन के बारे में, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। हमने देखा था कि जब रिवर्स बायस किया जाता है, उत्क्रम बायस में किसी डायोड को लगाया जाता है और विभव के मान में वृद्धि की जाती है, तो पहले धारा के मान में तेजी से वृद्धि होती है और उसके बाद में धारा का मान कांस्टेंट हो जाता है। तेजी से वृद्धि होने का मतलब ये नहीं है कि धारा का मान बहुत ज्यादा उच्च हो गया। तेजी से वृद्धि होने का मतलब 0 से लेकर के जितना भी मान तक ये बढ़े वो तेजी से बढ़ जाए। अब भले 0 से लेकर के ये 2 माइक्रो एम्पियर तक ही बढ़े, पर फटाफट बढ़ जाए, तो उसको हम कहेंगे तेजी से वृद्धि होना। तेजी से वृद्धि होने का मतलब, और वृद्धि होने का मतलब ये हमेशा ये नहीं होता कि बहुत ज्यादा या उच्च हो गया है। हमारे दिमाग में वृद्धि शब्द आते हैं, ऐसा लगता है कि इससे पता नहीं कितना इसका मान बढ़ गया होगा। ठीक है, विभव के मान में वृद्धि करने पर, जब हम विभव का मान वृद्धि करते हैं तो धारा का मान कांस्टेंट हो जाता है, और एक स्थिति के बाद में एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें विभिन्न परिस्थितियों के कारण जो पी साइड और एन साइड है उस साइड में सहसंयोजी आबंध टूटने लगते हैं, जिससे नए अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का जन्म होता है। और ये जो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का जन्म होता है ये बहुत बड़ी मात्रा में होता है, और इनके कारण फिर से इस धारा के मान में वृद्धि हो जाती है। ये जो विभव के मान में वृद्धि करने पर अचानक से धारा के मान में पुनः वृद्धि शुरू हो जाती है, इसे डायोड के भंजन की अवस्था या उत्क्रम भंजन की अवस्था कहते हैं। और जिस विभव पर, ध्यान से सुनना, जिस विभव पर ये धारा एकाएक बढ़ने लगती है उसे भंजन विभव या ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। भंजन विभव कहते हैं या ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो परीक्षा में प्रश्न आवे कि भंजन विभव किसे कहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे किसी डायोड के उत्क्रम बायस की अवस्था में बैटरी का वोल्टेज बढ़ाने पर धारा के मान में तेजी से वृद्धि होती है और इसके पश्चात धारा का मान कांस्टेंट हो जाता है। चूंकि उत्क्रम बायस में धारा का मान अत्यल्प होता है, इस वजह से ये जो धारा है वह प्रतीप संतृप्त अल्प धारा कहलाती है। डायोड के ऊपर आरोपित विभव के मान में यदि लगातार वृद्धि की जाए तो एक निश्चित वोल्टता के पश्चात वृद्धि करने पर डायोड के पी और एन सिरों में सहसंयोजी आबंध टूटने लगते हैं, जिससे नए अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की उत्पत्ति होती है। और यह उत्पत्ति बहुत बड़ी संख्या में होने के कारण धारा के मान में एकाएक वृद्धि होने लग जाती है। वह विभव जिसके पश्चात धारा के मान में, उत्क्रम धारा के मान में एकाएक वृद्धि हो जाती है, उस विभव को भंजन विभव या ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा जाता है। उस विभव को भंजन विभव या ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया। अब ये जो भंजन होता है बच्चों, ये 2 तरह का होता है। ये जो भंजन है वो कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक होता है एवलांश भंजन और दूसरा होता है जेनर भंजन। बहुत अच्छे से इसको समझने का प्रयास करना, एवलांश भंजन क्या है और जेनर भंजन क्या है, क्योंकि जब आप इसको समझ पाओगे तो ही जेनर डायोड के बारे में पढ़ पाओगे। अगर आप एवलांश भंजन और जेनर भंजन को समझ पाओगे तो ही आप जेनर डायोड के बारे में पढ़ पाओगे। देखो होता क्या है बच्चों
ये अपने पास में एक डायोड है। हम सब जानते हैं रिवर्स बायस में क्या होता है। रिवर्स बायस में पी साइड और एन साइड की अगर मैं बात करूं तो पी साइड में जो हॉल हैं उनकी जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है। हम सब जानते हैं ये हॉल की मात्रा बहुत सारी है। ठीक है, ये बहुत सारे हॉल है, ये हॉल है। और जो एन साइड में इलेक्ट्रॉन है उनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो ये एन साइड के इलेक्ट्रॉन है, इनकी मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है, जब वोल्टेज बढ़ाया जाता है तो वोल्टेज बढ़ाने जाने पर ये मान लीजिए एक डिप्लीशन लेयर थी, ये एक डिप्लीशन लेयर है। वोल्टेज बढ़ाए जाने पर रिवर्स बायस में इस डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है। ये डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ गई और चौड़ाई बढ़ जाने की वजह से ये जो डिप्लीशन लेयर के जो दोनों सिरे हैं उनके मध्य का जो विभव है उसे हम कहते हैं वीडी, और जो विद्युत क्षेत्र उसको हम कहते हैं ईडी। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं। अब क्या होता है कि जब हम रिवर्स बायस लगाते हैं तो रिवर्स बायस में जो पी साइड में अल्पसंख्यक आवेश वाहक यानी इलेक्ट्रॉन है और एन साइड में जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक है वो है हॉल। ठीक है, तो जैसे ही हम विभव में वृद्धि करते हैं तो दो तरह की प्रक्रियाएं यहां पर हो सकती है। पहली प्रक्रिया ये हो कि हम बहुत ज्यादा वोल्टेज लगा दें, तो वोल्टेज का जो मान होता है V, वोल्टेज का जो मान होता है बच्चों V, ये जो V है इस V का जो मान है वो होता है हमेशा E डॉट डी आर। ठीक है, ये जो प्रभाव क्षेत्र है इसका, डिप्लीशन लेयर का जो प्रभाव क्षेत्र है, यदि इसकी चौड़ाई को हम D माने तो वोल्टेज का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा E इंटू डी। ठीक है, V बराबर E इंटू डी, यानी इतना विभव इस रोधिका या अवक्षय परत का है जो इसे रोकने का काम कर रहा है। ठीक है, जब भी आप किसी भी बैटरी द्वारा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब भी आप किसी बैटरी द्वारा कोई विभव आरोपित करते हैं तो उस विभव में होता क्या है। जैसे मैंने ये बैटरी द्वारा एक विभव आरोपित किया, ये एक नेगेटिव आवेश से जोड़ दिया, एक पॉजिटिव से जोड़ दिया। ठीक है, तो जो एन सिरा है, ध्यान से समझना मेरी बात को, एन सिरा जो है वो क्या करता है, उसका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो पी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में चला जाता है। एन सिरे का इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वहां से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है कहां पर, इस डायोड के पी सिरे में। यानी एक तरीके से हम देखें, अगर इसको डायरेक्टली हम देखें तो एन सिरे का इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, पी सिरे में। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। पर अगर मैं यहां पर एक बात करना चाहूं विभव की या विभवांतर की, तो विभवांतर की जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से, ध्यान से सुनना मेरी बात को। विभवांतर की परिभाषा क्या है कि किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो उन दोनों बिंदुओं के मध्य स्थितिज ऊर्जा का अंतर कहलाता है। और यही कार्य यदि एक कूलाम आवेश के लिए निकाला जाए, एक कूलाम आवेश के लिए निकाला जाए तो इस कार्य को हम कहते हैं विभवांतर। यानी हम कह सकते हैं कि एक कूलाम आवेश को किसी बिंदु ए से बी तक ले जाने में जो भी कार्य करना पड़ता है, जो भी कार्य करना पड़ता है वो विभवांतर है। ठीक है, तो W अपॉन Q बराबर होता है V। ठीक है बच्चों, अगर ये कार्य मैं करूं, मान लीजिए किसी आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में ये कार्य मैं करूं, तो मैं यहां पर विभवांतर उत्पन्न करूंगा, इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर उत्पन्न करूंगा। और अगर कोई दूसरा स्रोत ये कार्य कर रहा है तो वो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर उत्पन्न करेगा। यानी एक प्रकार से विभवांतर क्या है, आवेश को एक से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य। अब मुझे ये बताओ कि जब कोई कार्य किया जाएगा तो कोई ना कोई ऊर्जा भी खर्च होगी, कोई ना कोई ऊर्जा भी खर्च होगी। मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी ये कहती है कि किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। यानी आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा वो इस आवेश की गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, इस आवेश की गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, और तभी तो आवेश यहां पर जा पाएगा। अरे तभी तो आवेश यहां पर जा पाएगा। यानी अगर मैं दो बिंदुओं के मध्य वोल्टता लगा दूं
तो वोल्टा लगाने पर क्या होता है, एक तरीके से आपने, चलो इसको और थोड़ा सा सरल तरीके से समझते हैं कि ये एक बिंदु है, यहां पर विभव उच्च है, ठीक है, और ये एक बिंदु है जहां पर विभव का मान निम्न है। तो अगर दो बिंदुओं के मध्य उच्च और निम्न विभव के मध्य कोई तार जुड़ा हुआ है, तो इसमें बच्चों क्या होगा, एक विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और विद्युत धारा किस तरफ प्रवाहित होगी, उच्च से निम्न विभव की तरह। अब विद्युत धारा क्या है, आवेश का प्रवाह, यानी आवेश की गति। यानी एक प्रकार से इस विभव की वजह से क्या हुआ, आवेश गतिशील हो गया। अब आवेश गतिशील तो तभी होगा जब उसमें गतिज ऊर्जा होगी, यानी इस विभवांतर ने एक प्रकार से आवेश को गतिज ऊर्जा प्रदान की है। क्या किए, गतिज ऊर्जा प्रदान की है। तो कोई भी विभवांतर जो है अगर हम आरोपित करें किसी इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो E इंटू वी ऊर्जा से त्वरित हो जाता है। आवेश Q इंटू वी और इलेक्ट्रॉन E इंटू वी ऊर्जा से त्वरित हो जाता है। त्वरित होने का मतलब उसके विभव में, सॉरी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। तो जब मैं, ध्यान से सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, एवलांच भंजन और जेनर भंजन में अंतर समझ में नहीं आएगा अगर आपने यहां पर मिस कर दी कोई भी चीज, कहीं पर भी कहीं पे कोई दिक्कत आवे तो आप मेरे को तुरंत पूछ लें। अगर हम वोल्टा का मान बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो पी साइड के इलेक्ट्रॉन हैं, जो पी साइड के इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में भी वृद्धि होगी, क्योंकि जो बैटरी की वोल्टा है वो वोल्टा एक प्रकार से इन इलेक्ट्रॉनों को और इस साइड के हॉल को गतिज ऊर्जा प्रदान कर रही है। पी साइड के इलेक्ट्रॉनों को और एन साइड के हॉल को गतिज ऊर्जा प्रदान कर रही है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इन दोनों पर जो विभव का मान है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दें, तो इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जब ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन संधि स्थल को पार करके जाएंगे, तो संधि स्थल जो है वो बड़ा है, ठीक है। अब संधि स्थल बड़ा होने का मतलब मैंने क्या कहा था आपको, इसका मतलब यह है कि इसका प्रभाव क्षेत्र बड़ा है। इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा खाली यहां पे कोई रह नहीं सकता, यहां पर हैं, पर यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है और मुक्त हॉल नहीं है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है और मुक्त हॉल नहीं है। लेकिन मैंने ये तो कभी नहीं कहा कि यहां पर बंधे हुए इलेक्ट्रॉन और बंधे हुए हॉल नहीं होंगे, बद्ध इलेक्ट्रॉन और बद्ध हॉल नहीं होंगे। यानी यहां पर सिलिकॉन और जर्मेनियम जिससे ये बना है उसके परमाणु तो होंगे ही होंगे, क्योंकि अगर परमाणु नहीं होगा तो ये आपस में कैसे जुड़, दो चीजों को आप जोड़ रहे हो और इनके बीच में कोई पदार्थ नहीं है तो जुड़ सकता है क्या, ये एक पदार्थ और एक पदार्थ और बीच में कुछ भी नहीं है तो ये आपस में जुड़ सकते हैं क्या, ये बीच में कुछ भी नहीं हो तो आपस में नहीं जुड़ सकते। यानी जब ये जुड़े हुए हैं तो समझ लो बीच में कोई ना कोई पदार्थ है, बीच में कोई ना कोई पदार्थ है। तो ऐसे ही यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन और हॉल नहीं है, पर सिलिकॉन और जर्मेनियम के अन्य परमाणु तो हैं, वे परमाणु तो हैं उपस्थित जिनके सहसंयोजी आबंध टूटे नहीं है। तो ये एक सिलिकॉन है, इसने 4 सहसंयोजी आबंध बनाए हुए हैं, या एक जर्मेनियम है जिसने 4 सहसंयोजी आबंध बनाए हुए हैं। तो वोल्टेज की वजह से जो इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा में वृद्धि के कारण इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉन गति करते हुए सिलिकॉन और जर्मेनियम में से किसी, जिससे भी ये बना हुआ है, उसके इलेक्ट्रॉन से टकराता है और टकरा करके अपनी ऊर्जा का कुछ भाग इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है, संपूर्ण भाग नहीं देता है, कुछ भाग इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन इस सहसंयोजी आबंध को तोड़ करके बाहर आ जाता है। अब बच्चों सहसंयोजी आबंध टूटेगा तो क्या होगा, जब भी कोई सहसंयोजी आबंध टूटता है तो एक तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है और एक उसके स्थान पर हॉल बन जाता है। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, एक हॉल बन जाएगा, ठीक है, यहां पर क्या बन जाएगा, एक हॉल बन जाएगा, ये हॉल बन गया, यहां पर ये हॉल बन गया, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया। पर इसके साथ साथ वो इलेक्ट्रॉन जो इस सहसंयोजी आबंध के इलेक्ट्रॉन से टकराया था वो भी मुक्त अवस्था में है, तो वो इलेक्ट्रॉन तो गति कर ही रहा है, लेकिन उसने क्या किया, एक सहसंयोजी आबंध को तोड़ करके एक इलेक्ट्रॉन और हॉल का निर्माण कर दिया, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब अगर ऐसे 10,000 इलेक्ट्रॉन 10,000 सहसंयोजी आबंधों से टकरा रहे होंगे तो 10,000 नए इलेक्ट्रॉन और हॉल बनेंगे, और 10,000 नए इलेक्ट्रॉन और हॉल बनेंगे
तो ये जो इलेक्ट्रॉन, नया इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ है, ये भी गति करेगा, और इसी तरीके से दूसरी साइड में भी होगा, तो दूसरी साइड में जो हॉल होंगे वो भी गति करेंगे। और इलेक्ट्रॉन और हॉल की गति, इलेक्ट्रॉन और हॉल का मतलब क्या है, कौन से इलेक्ट्रॉन, जो पी साइड के इलेक्ट्रॉन है। अब पी साइड में दो तरह के इलेक्ट्रॉन हो गए, एक तो जो पहले से थे और दूसरे जो इस इलेक्ट्रॉन की टक्कर से प्राप्त हुए हैं, यानी नया अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो उत्पन्न हुआ है, और अकेला अल्पसंख्यक आवेश वाहक उत्पन्न नहीं हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ है पी साइड में, तो पी साइड में हॉल भी उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो हॉल संधि स्थल को पार नहीं कर सकता है, संधि स्थल को केवल इलेक्ट्रॉन पार कर सकता है पी साइड का। ऐसे ही एन साइड में भी हुआ, तो एन साइड में पहले से तो हॉल थे ही, और नए इलेक्ट्रॉन और हॉल उत्पन्न हुए। इनमें से इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर सकता था एन साइड का, क्योंकि विद्युत क्षेत्र उसको जाने से रोक रहा था। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, एन से पी की ओर, तो बल किधर लगेगा, पी से एन की ओर। बल जो है वो पी से एन की ओर लगेगा। ये बल इन इलेक्ट्रॉनों को, एन साइड के इलेक्ट्रॉनों को पी साइड में जाने नहीं देगा, लेकिन हॉल को जाने देगा। तो नए इलेक्ट्रॉन और हॉल का जो जन्म हुआ है, उनकी वजह से धारा बहेगी, और धारा में एकाएक वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो पहले धारा का मान, जो पुराने मान लीजिए शुरुआत में 10,000 अल्पसंख्यक आवेश वाहक थे, तो 10,000 अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा बह रही थी और इसका मान कांस्टेंट हो गया। ठीक है, लेकिन इन 10,000 अल्पसंख्यक आवेश वाहकों को जब हमने वोल्टता प्रदान की और वोल्टता का मान बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इन इलेक्ट्रॉनों की टक्कर के कारण नए अल्पसंख्यक आवेश वाहक और बहुसंख्यक आवेश वाहकों का जन्म हुआ। उनकी वजह से धारा के मान में एकाएक वृद्धि हो गई। इसको हम कहते हैं भंजन की अवस्था। ठीक है, ये हमने बात की। लेकिन ये भंजन जब बहुत ज्यादा उच्च वोल्टता पर उन डायोडों में उत्पन्न हो जिनमें डोपिंग की मात्रा कम है, जिनमें डोपिंग की मात्रा कम है। देखो बच्चों, जो भी भंजन होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन को गति मिलती है, वो इलेक्ट्रॉन को गति मिलती है बल की वजह से। किसकी वजह से मिलती है, बल F की वजह से। और बल F जो लगता है वो लगता है विद्युत क्षेत्र E की वजह से। ठीक है, अब हमने पढ़ा वोल्टता V बराबर होता है E इंटू डी। ठीक है, तो मुझे बताओ कि E का जो मान है वो अगर हम यहां से निकालना चाहें तो E जो है वो कितना हो जाएगा, V अपॉन डी। भाई विद्युत क्षेत्र E को अगर हम आवेश Q से गुणा करें तो बल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जो ऊर्जा है या जो वेग है वो तो बल की वजह से बढ़ता है। अब आप सोच रहे हो कि बल की वजह से कैसे बढ़ता है, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी बल जो होता है F, उसका मान होता है m इंटू ए। जब बल लगेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, और त्वरण उत्पन्न होने का मतलब वेग में वृद्धि होगी। तो बल किसकी वजह से लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की वजह से। और विद्युत क्षेत्र का जो मान है E, वो कितना है, V अपॉन डी। तो E का मान हमें बढ़ाना पड़ेगा बल का मान बढ़ाने के लिए। अब E का मान बढ़ाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है वोल्टता बढ़ा दो, एक तरीका क्या है, वोल्टता बढ़ा दो। यदि अवक्षय परत की चौड़ाई ज्यादा हो तो वोल्टता बढ़ा दो। ठीक है, तो वो पदार्थ जिनमें डोपिंग की मात्रा कम होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिनमें डोपिंग की मात्रा कम होती है, उनमें क्या होता है, जिनमें डोपिंग की मात्रा कम होगी उनमें विसरण की प्रक्रिया धीमे होगी। डोपिंग की मात्रा कम होने का मतलब पी साइड में हॉल होंगे लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होंगे। या हम ये कहें कि पी साइड में मान लीजिए 10,000 हॉल है, एक मिनट के लिए मान लो, और एन साइड में मान लीजिए 100 हॉल है। ठीक है, तो इन दोनों में एक कोई ना कोई अंतर है। और अगर पी साइड में हम डोपिंग ज्यादा कर देते, त्रिसंयोजी पदार्थ ज्यादा मिला देते, तो हॉल भी हमको ज्यादा प्राप्त होते। अब मान लो पी साइड में डोपिंग बढ़ाने से जो हॉल की संख्या है, डोपिंग बढ़ाने से जो हॉल की संख्या है वो हो गई है 2 लाख। ठीक है, और एन साइड में जो हॉल की संख्या है वो है 100। तो अपने पास में दो अवस्थाएं प्राप्त हो गई। एक अवस्था वो है जिसमें डोपिंग की मात्रा कम है, तो पी साइड में हॉल 100 है और एन साइड में हॉल, सॉरी, पी साइड में 10,000 और एन साइड में 100 है। और एक जिसमें डोपिंग की मात्रा ज्यादा है, उसमें पी साइड में हॉल 2 लाख है और एन साइड में हॉल 100 है। तो मुझे बताओ कि विसरण की प्रक्रिया ये फर्स्ट वाले में जिसमें 100 और 1000 और 100 का अनुपात है, उसमें जल्दी होगी या तेजी से होगी, या उसमें तेजी से होगी जिसमें 2 लाख और 100 का अनुपात है।
अरे विसरण क्या होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आवेश का या किसी भी पदार्थ का प्रवाह। तो सांद्रता उच्च होने का मतलब क्या है? संख्या ज्यादा होना। तो हम कहेंगे कि भाई जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें संख्या ज्यादा है, सांद्रता का अंतर ज्यादा है, इसलिए सेकंड वाले पार्ट में जिसमें डोपिंग ज्यादा है विसरण ज्यादा तेज होगा, और फर्स्ट वाले पार्ट में विसरण धीमे होगा। तो जब डोपिंग कम होती है तो विसरण धीमे होता है, और जब विसरण धीमे होता है तो अवक्षय परत का जो निर्माण है वो ज्यादा देर तक होता रहता है, यानी कि बड़ी अवक्षय परत का निर्माण होता है, यानी कि बड़ी अवक्षय परत का निर्माण होता है, यानी अवक्षय परत की चौड़ाई ज्यादा होती है। और जब डोपिंग ज्यादा हो तो विसरण तेज गति से होता है, यानी जल्दी अवक्षय परत का निर्माण हो जाता है, यानी अवक्षय परत पतली होती है। ठीक है, तो वो पदार्थ या वो डायोड जिनमें डोपिंग कम होती है उनमें अवक्षय परत की चौड़ाई का मान ज्यादा होता है, यानी इस डी का मान ज्यादा है, और डी का मान ज्यादा है तो हमें ई को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वोल्टा का मान बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो पदार्थ जिनमें अवक्षय परत की चौड़ाई ज्यादा होती है उनमें विद्युत क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए वोल्टा के मान में बहुत अधिक वृद्धि करनी पड़ती है, और वोल्टा के मान में बहुत अधिक वृद्धि करने पर विद्युत क्षेत्र में भी वृद्धि होती है। इससे इन आवेशों पर लगने वाले बल में भी वृद्धि होती है और आवेशों को गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये आवेश जब उच्च गतिज ऊर्जा के आवेश जब सहसंयोजी आबंधों से टकराते हैं तो नए इलेक्ट्रॉन और होल का निर्माण होता है, नए इलेक्ट्रॉन और होल का निर्माण होता है। तो ऐसी अवस्था में जो विद्युत धारा है उसके मान में बहुत तेजी से वृद्धि हो जाती है। यानी एक बात हमें पता चल गई कि भंजन जब भी होगा तो ये वोल्टता के उच्च मान पर होता है। तो वोल्टता के उच्च मान पर जब भंजन होता है या ऐसे पदार्थ जिनमें डोपिंग कम हो उनमें भंजन उच्च वोल्टता पर प्राप्त होता है, इसे हम कहते हैं एवलांश भंजन। इसे हम क्या कहते हैं? एवलांश भंजन। ठीक है, अब इनको नाम ये क्यों दिए गए इस पर भी हम चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन अगर मैं पी और एन साइड में डोपिंग का मान बढ़ा दूं तो पी साइड की सांद्रता जो है हॉल की और एन साइड में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता बढ़ जाएगी, और सांद्रता बढ़ने की वजह से जो अवक्षय परत है वो जल्दी स्थापित हो जाती है और इसकी चौड़ाई कम रहती है। ठीक है, अब देखो ई की हम बात करें तो ई बराबर हमारे पास में है V अपॉन डी। ध्यान से समझना कि ई का मान मुझे मान लीजिए 5 चाहिए, इन आवेशों को दूसरी ओर ले जाने के लिए कितना चाहिए? 5 मेरे पास में मान होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट क्या है, या मैं ई का मान बढ़ाना चाहता हूं तो डी का जो मान है कम डोपिंग वाले पदार्थों में जिनमें डोपिंग कम होती है उसमें डी का मान बड़ा होता है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं डी का मान है 2 मीटर, होता नहीं है इतना लेकिन मान लो, मानने में कुछ नहीं जाता है। ठीक है, तो V का मान अगर मैं यहां पर 4 रखूं, ध्यान से समझना, तो E का मान मुझे कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। अब अगर मैं V के मान में 4 से 5 कर दूं, V का मान 4 से 5 कर दूं तो हमें E का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 2 से हो जाएगा 2.5। ठीक है, लेकिन यही पदार्थ अगर हम बहुत ज्यादा डोपिंग वाला पदार्थ लेते तो डी का जो मान है वो कम प्राप्त होता। मान लीजिए डी का मान 0.5 प्राप्त हो रहा है हमें। अब वही अवस्था हम देते हैं, वी का मान 4 लेते हैं, 4 में 0.5 का भाग दो, कितना आ रहा है? 8। पहली बात तो पहले ही ज्यादा आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात 4 की जगह इसको मैं 5 कर दूं तो 5 में 0.5 का भाग दो आप, कितना हो जाएगा? 5 में 0.5 का भाग दोगे तो 10 आएगा हमारे पास में। यानी जो कम डोपिंग वाले पदार्थ हैं उनमें वोल्टता के मान में परिवर्तन करने पर जो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है वो कम होता है, जबकि जो ज्यादा डोपिंग वाले पदार्थ हैं उनमें वोल्टता में थोड़ा सा भी परिवर्तन करने पर विद्युत क्षेत्र में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। दूसरी बात कि अगर मुझे इतना ही विद्युत क्षेत्र जितना कम डोपिंग वाले में प्राप्त हुआ था यानी 2 प्राप्त करना होता तो E बराबर 2 प्राप्त करने के लिए V अपॉन डी में D का मान 0.5 हम ले लें तो V का मान आप अगर 1 भी रख दोगे, V का मान 1 रखोगे तो भी आपको 2 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब यह हुआ
कि जिन पदार्थों में, जिन डायोडों में डोपिंग ज्यादा है, अगर हम इस उदाहरण की बात करें जो हमने अभी लिया है, तो उन पदार्थों में हमें वो विद्युत क्षेत्र ई का मान जितना 4 वोल्ट पर प्राप्त हो रहा है, उतना ही मान हमें उच्च डोपिंग वाले पदार्थ में 1 वोल्ट पर ही प्राप्त हो जा रहा है। ये काल्पनिक उदाहरण है, मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर हम डोपिंग बढ़ा दें तो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाने के लिए आपको वोल्टता को बहुत ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वोल्टता में थोड़ा सा परिवर्तन करते ही विद्युत क्षेत्र में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे डायोड जिनमें डोपिंग की मात्रा ज्यादा होती है, उनमें अवक्षय परत की चौड़ाई कम होती है। इसलिए जो विद्युत क्षेत्र है ई का मान, अगर हम इसकी बात करें तो कम वोल्टता पर ही हमें उच्च विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। और जब विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा तो इसके कारण आवेश पर लगने वाला बल भी ज्यादा होगा, और आवेश पर लगने वाला बल ज्यादा होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं यहां पर। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस अवक्षय परत से होकर के गुजरेगा। अब पहली बात तो अवक्षय परत छोटी है, ठीक है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जब इस अवक्षय परत से होकर गुजरेगा तो अवक्षय परत के अंदर वाले भाग में सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों या सहसंयोजी आबंधों की संख्या कम होगी। सहसंयोजी आबंधों की संख्या कम होगी, और सहसंयोजी आबंधों की संख्या कम होगी तो ऐसी अवस्था में इस इलेक्ट्रॉन के सहसंयोजी आबंध से टकरा करके इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रायिकता भी कम हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रायिकता भी कम हो जाएगी। दूसरी बात कि प्रायिकता कम होने का मतलब यह नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तो बढ़ गई, आप सोच रहे हो भाई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ गई तो प्रायिकता कम कैसे हो गई? ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ गई लेकिन सहसंयोजी आबंध कम होने की वजह से ये कम सहसंयोजी आबंधों के संपर्क में आ पाएगा। यानी हमें यह कहें कि 1000 इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो इन 1000 में से पूरे 1000 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी आबंधों से टकरा करके नए इलेक्ट्रॉन और होल को उत्पन्न कर पाए, इसकी संभावना कम हो जाती है। फिर नए इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न कैसे होंगे? दो तरह के इलेक्ट्रॉन और होल हमारे पास में है। पहला इलेक्ट्रॉन, पहला तो कौन? वो इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहा है तो किसी सहसंयोजी आबंध से टकराता है और टकराकर उससे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। एक इलेक्ट्रॉन तो हमें यह प्राप्त होता है रिवर्स बायस में वोल्टता बढ़ाने पर। दूसरा क्या होता है कि जब हम रिवर्स बायस में वोल्टता बढ़ाते हैं तो हम विद्युत क्षेत्र भी बढ़ाते हैं। विद्युत क्षेत्र बढ़ाते हैं तो हम एक प्रकार से बल भी बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी हम एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे रहे हैं। तो सहसंयोजी आबंध के जो इलेक्ट्रॉन है, ये ऊर्जा केवल इन इलेक्ट्रॉनों को ही प्राप्त नहीं होगी, जो सहसंयोजी आबंध के इलेक्ट्रॉन है उनको भी ये ऊर्जा प्राप्त होती, यानी ये इलेक्ट्रॉन खुद भी इस ऊर्जा को ग्रहण करके सहसंयोजी आबंध को तोड़ करके बाहर आ सकते हैं। तो जब वोल्टता के मान में वृद्धि करके या डिप्लीशन लेयर को पतला बना करके ई बराबर V अपॉन डी से अगर हम देखें तो डिप्लीशन लेयर को पतला करके यानी डी का मान कम करके या वोल्टता बढ़ा करके, दोनों ही तरीके से विद्युत क्षेत्र में जब वृद्धि की जाती है तो इलेक्ट्रॉनों को मिलने वाली ऊर्जा के मान में भी वृद्धि होती है। अब इलेक्ट्रॉनों को मिलने वाली ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है तो इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से हमें प्राप्त हो रहा है? नए अल्पसंख्यक आवेशवाहक कितने तरीके से प्राप्त हो रहे हैं? एक तरीका तो वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी आबंध से टक्कर करता है और सहसंयोजी आबंध से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल मुक्त हो जाता है। दूसरा, ये जो सहसंयोजी आबंध है इससे कोई इलेक्ट्रॉन टक्कर नहीं करता है, लेकिन सहसंयोजी आबंध के इलेक्ट्रॉनों को भी ये ऊर्जा प्राप्त होती है और वो खुद ही इस बंध को तोड़ करके बाहर आ जाते हैं, जिससे एक इलेक्ट्रॉन और एक होल हमें प्राप्त होता है। जिनमें डोपिंग कम होती है, जिनमें डोपिंग कम होती है उनमें टक्कर के द्वारा नए इलेक्ट्रॉन और होल बनने की संभावना ज्यादा होती है, और जिनमें डोपिंग ज्यादा होती है उनमें बिना टक्कर के ही नए इलेक्ट्रॉन और होल बनने की संभावना ज्यादा होती है। तो दोनों में अंतर क्या हो गया? जब टक्कर होगी
तो ताप में वृद्धि होती है, नंबर एक बात। और ताप में वृद्धि होगी तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, और ऊष्मा उत्पन्न होगी तो डायोड जो है वो जल करके क्षतिग्रस्त हो सकता है। लेकिन ये जो अपने आप इलेक्ट्रॉन और होल बन रहे हैं, सहसहजी आबंध टूट रहे हैं ऊर्जा के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण, इसकी वजह से कोई टक्कर नहीं होती है, और टक्कर नहीं होती है तो ताप में वृद्धि बहुत कम होती है, और बहुत कम होती है तो डायोड के जलने की संभावना जो है वो कम होती है। तो ये जो दूसरा वाला भंजन है इसको हम कहते हैं जेनर भंजन, और जो पहला वाला भंजन है उसको हम कहते हैं एवलांच भंजन। तो मुख्य अंतर क्या हुआ एवलांच भंजन और जेनर भंजन में? दोनों में ही वोल्टता में वृद्धि करने पर धारा में एकाएक वृद्धि होती है, लेकिन एवलांच भंजन में कम डोपिंग वाले डायोड में विभव के मान में बहुत अधिक वृद्धि करने पर धारा में एकाएक वृद्धि होने लगती है, इसे एवलांच भंजन कहते हैं। और ये जो वृद्धि है वो जिस भी वोल्टता पे होती है उसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। तो एवलांच भंजन में ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान ज्यादा होता है, यानी भंजन प्राप्त करने के लिए आपको उच्च विभव आरोपित करना पड़ता है। एवलांच भंजन एक तो उनमें होगा जिनमें डोपिंग कम है, और दूसरा उच्च विभव पर होगा, जबकि जेनर भंजन जो है वो उन डायोडों में होता है जिनमें डोपिंग कम होती है, और इसे प्राप्त करने के लिए आपको उच्च विभव की आवश्यकता नहीं होती है, ये कम विभव पर भी हो सकता है। कम का मतलब ये नहीं है कि सूक्ष्म पर हो, कम का मतलब ये जो अभी हमने एवलांच वाले में जो विभव देखा, मान लो एवलांच भंजन 10 वोल्ट पर हो रहा है तो जेनर भंजन जो है वो 10 वोल्ट से कम वोल्ट पर ही हो जाएगा, क्योंकि उच्च विद्युत क्षेत्र प्राप्त करने के लिए केवल वोल्टेज को बढ़ाने की अब आवश्यकता नहीं है, डी के कम होने की वजह से भी ई का उच्च मान हमें प्राप्त हो रहा है। यानी ये भंजन जो जेनर भंजन है वो कम वोल्टता पर ही आरोपित हो जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कम वोल्टता पर आरोपित हो गया, धारा का मान एकाएक बढ़ गया, तो ये तो हमारे लिए और दिक्कत हो गई। दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये जो भंजन है वो टक्कर के कारण उत्पन्न हुए इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से नहीं बना, इसलिए ताप में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होती। दूसरी बात है कि किसी भी पदार्थ में व्यय शक्ति का जो मान होता है P, वो होता है V इंटू आई, और ऊर्जा है व्यय ऊर्जा का मान यानी ऊष्मा का मान Q का मान जो है, ऊर्जा अगर हम निकालना चाहे तो कार्य करने की दर, कार्य बटा समय अंतराल, इसको हम शक्ति कहते हैं। ठीक है, कार्य बटा समय अंतराल को हम शक्ति कहते हैं। यानी कि अगर हम कार्य निकालना चाहें तो शक्ति को T से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अगर कार्य निकालना चाहूं तो इसे T से गुणा करना पड़ेगा, जितना कार्य इस पर होगा उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी उत्पन्न ऊष्मा का जो मान है वो इस V इंटू आई इंटू टी पर निर्भर करेगा। तो आई का मान तो बढ़ ही रहा है दोनों अवस्थाओं में, लेकिन जेनर अवस्था में V का मान कम है और एवलांच में V का मान ज्यादा है, यानी एवलांच भंजन में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्यादा होता है और जेनर भंजन में उत्पन्न ऊष्मा का मान कम होता है। इसलिए जेनर भंजन में डायोड के जलने की संभावनाएं जो है वो कम हो जाती हैं, और इसीलिए हमें उत्क्रम बायस में जब भी डायोड काम में लेना चाहिए तो ऐसा डायोड काम में लेना चाहिए जिसमें जेनर भंजन हो, यानी जेनर डायोड काम में लेना चाहिए। जेनर डायोड कोई विशेष बात नहीं है, केवल इतना सही है जो ऐसा डायोड जिसमें डोपिंग की मात्रा बहुत ज्यादा हो उसे हम जेनर डायोड कहते हैं। तो जेनर डायोड और जेनर भंजन और एवलांच भंजन में मुख्य अंतर क्या हो गए? एवलांच भंजन तो कम डोपिंग वाले डायोड में होता है, जबकि जेनर भंजन जो है वो उच्च डोपिंग क्षमता वाले डायोड में होता है। ठीक है, दूसरी बात कि एवलांच भंजन उच्च वोल्टता पर संपादित होता है, जबकि जेनर भंजन एवलांच भंजन की तुलना में कम वोल्टेज पर संपादित हो जाता है। यानी कि हम कहें कि भंजन विभव जेनर भंजन के लिए कम होता है और एवलांच भंजन के लिए ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, हालांकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो गया, इतना बड़ा हमें नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।